तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक पार्ट में इसका रीडिंग का सीरीज देखा था, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सीधा सा पीछे वाले में हमने थोड़ा सा समझा था तारीख वगैरह के बारे में, ठीक है, कि तारीख इम्पोर्टेड है या फिर नहीं है। कुछ ऐसी भी घटना होते हैं जिसके बारे में हम लोग एक एग्जैक्ट तारीख नहीं बता सकते, जैसे कृषि का विकास कब हुआ, लोग चाय पीना कब शुरू किए, ये सब को हम लोग एक एग्जैक्ट तिथि नहीं बता सकते। तो ये सब चीज़ों को हम लोग अवधि में देखते हैं, ठीक है। तो वो सब हमने पीछे देखा। अभी हम लोग देखते हैं कि भारत में आधुनिक काल, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ग 6 तथा 7 में आपने क्रमशः प्राचीन, 6 में प्राचीन पढ़ना, प्राचीन काल, और 7 में मध्यकालीन भारतीय पढ़ना, ठीक है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ा। अब वर्ग 8 में आप आधुनिक काल के बारे में जानेंगे। इस काल के अनेक विशेषताएं हैं। भारत में अंग्रेज व्यापारी के रूप में आए, ये सबको पता है। अंग्रेज़ों ने यहाँ की राजनीतिक स्थिति यानी शासकों में फूट का लाभ उठाया, ठीक है। राजनीतिक जो स्थिति था उसका लाभ उठाया। यहाँ पे जो राजनीतिक स्थिति था, आपस में तालमेल नहीं था, बंधुत्व नहीं था, भाईचारा नहीं था, ये सब था, ठीक है। और इसी का लाभ उठाया और शासक बन गए। शासक के रूप में अंग्रेज़ों ने राजनीतिक एकता, सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार और वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, प्रजातंत्र और स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद तथा समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया, ठीक है। ये सब को बढ़ावा देकर भारत को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया, ठीक है। मगर आगे नीचे देखेंगे हम लोग, इसका अच्छे से पालन नहीं हुआ। ये सब तो किया, ठीक है। ये सब का सिद्धांत को बढ़ावा दिया अंग्रेज़ों ने और भारत को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। साथ ही उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण भी किया, ठीक है। अब हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे किस प्रकार से शोषण हुआ, ठीक है, क्या क्या व्यवस्थाएं आती है, किस प्रकार से अंग्रेज व्यापार से एक राजनीतिक शक्ति बन जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे मोटा मोटी है कि भारत का आर्थिक शोषण किया अंग्रेज़ों ने। सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीद कर वे इंग्लैंड भेजते थे, ठीक है। यहाँ से सस्ता माल खरीदा, उसको इंग्लैंड भेजा और उनसे उत्पादित वस्तुओं को भारत में ही ऊंची कीमत पर बेचते थे, ठीक है। तो ये था, इस प्रकार उन्होंने भारतीय घरेलू उद्योगों को नष्ट कर दिया। यहाँ से वो उन्होंने कच्चा माल को खरीदा, इंग्लैंड भेजा, इंग्लैंड से उन्हीं से उत्पादित वस्तुओं को भारत में ऊंची कीमत पर बेचा। तो ये तो आर्थिक शोषण हुआ, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने घरेलू जो उद्योग था, ठीक है, उसको भी नष्ट कर दिया। सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत का आर्थिक ह्रास हुआ, भारत से धन का निष्कासन किया गया। ये बोल रहा है कि अंग्रेज़ ने भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद आदि सिद्धांतों से परिचय कराया, ठीक है, परंतु इनका पालन पूर्णतः नहीं किया। इसलिए अंग्रेजी शासन को औपनिवेशिक काल कहा जाता है। औपनिवेशिक काल मतलब औपनिवेशिक बोलते हैं इसी को, अंग्रेज वाला जो काल था, क्योंकि एक देश जब दूसरे देश पर आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से शासन करता है, कंट्रोल करता है, तो जो करता है उसको औपनिवेशिक शासक बोलता है, ठीक है। तो इसी को औपनिवेशिक काल कहा गया। तो यहाँ पे हमारा है कि औपनिवेशिक काल, यहाँ पे दिख रहा है आपको औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल या आधुनिक काल के इतिहास की जानकारी, औपनिवेशिक काल इसको ही कहा जाता है। तो इसके स्रोत क्या है, जानकारी के स्रोत क्या है? तो अंग्रेज़ ने भारत में अपनी शासन संबंधित गतिविधियों को लिपिबद्ध किया, ठीक है, मतलब उसको लिखा। जो भी शासन संबंधित गतिविधि था उसको नोट किया, लिखा। उस समय ऐसा व्यवस्था था, लिखा। जैसे अभी भी आपको देख रहा होगा व्यवस्था है तो उसमें लिखा पढ़ी होता है, उसी प्रकार से पहले भी उन्होंने लिपिबद्ध किया था। ये सरकारी दस्तावेज या सरकारी पत्रों के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। जो सरकारी दस्तावेज होता है या फिर पत्र होता है उसके रूप में उपलब्ध है, उससे हमें इस समय की जानकारी मिलता है। कई व्यक्तिगत पत्र हैं जो व्यक्ति लिखता है वो, और अखबार हुआ में छपी रिपोर्ट, समाचार पत्र आदि भी ब्रिटिश काल के इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। आरंभ में सरकारी दस्तावेजों को हाथ से लिखकर रखा जाता था, ठीक है। पहले जब छपाई वाला जो मशीन था वो नहीं आया था, बोर्ड यहाँ पे नहीं आया था भारत में, तब यहाँ पे ऐसी प्रकार से हाथ से लिखा जाता था। बाद में छपाई के द्वारा इनको सुरक्षित रखा गया। जो छपाई के द्वारा हम लोग करते हैं उसी को प्रेस बोलते हैं, ठीक है। इन कागजातों की कई प्रतिलिपियां बनाई गई, मतलब बोले तो 2 कॉपी ऐसा बनाई जाती थी। गंभीर मुद्दों पर सरकारी तौर पर विचार विमर्श भी किया जाता था और गहरे अध्ययन के पश्चात इन मुद्दों पर प्रतिवेदन या बोले तो टिप्पणी की जाती थी, ठीक है। इस तरीके से सरकारी काम को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती थी, ठीक है, वो सुचारू रूप से चलता रहता था। इस प्रकार से महत्वपूर्ण सरकारी कागजातों तथा दस्तावेजों को केंद्रीय तथा प्रांतीय
प्रांतीय प्रशासनिक केंद्रों के रिकॉर्ड रूम, ठीक है, रिकॉर्ड रूम होता है हर जगह पे। आज भी जो प्रशासनिक केंद्र है, जैसे आपने देखा होगा कोर्ट वगैरह हुआ तो थाना वगैरह हुआ तो उसमें एक रिकॉर्ड रूम होता है, ठीक है, तो उसमें सुरक्षित रखा जाता था पहले भी। इसके अतिरिक्त अभिलेखागार तथा संग्रहालय में भी इनको सुरक्षित रखा जाता था। नीचे एक पॉइंट बता रहा है कि गाथा गीत, किंवदंती, लोकगीत जैसे स्रोतों से ब्रिटिश काल में जनसाधारण, औरतों एवं जनजातियों के बारे में जानकारी मिलती है। ये सबसे जो अपने ऊपर देखा जो भी स्रोत, वो सबसे आम जनता, जनसाधारण लोग, औरत, जनजाति, ये सब की जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये सबसे मिलता है, ठीक है। सरकारी दस्तावेजों को तैयार करने के अतिरिक्त अंग्रेज अधिकारियों ने पूरे देश का सर्वेक्षण किया था। क्योंकि किसी भी देश को चलाना हो, कंट्रोल करना हो, उस पर शासन करना हो, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने सर्वेक्षण किया था। विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति तथा भौगोलिक स्थिति के सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण पर भारत का नक्शा तैयार किया गया। सर्वेक्षण कार्य को अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे वन के लिए अलग होगा, प्राणी के लिए अलग, वनस्पति के लिए अलग, और पुरातत्वीय आदि, इन सब को अलग अलग में बांटा गया। इन सर्वेक्षणों के द्वारा भी औपनिवेशिक काल की जानकारी मिलती है। ये सर्वेक्षण का जो डाटा है, ठीक है, जो नोट किया गया था, उसके द्वारा भी इस काल की जानकारी मिलती है। अंग्रेज द्वारा किया गया जनगणना कार्य भी, जो जनगणना का मतलब समझ रहे ना, आज भी जनगणना होता है, तो जनगणना जो पूरे डाटा को निकालता है हर 10 साल में, ठीक है, कितने जनसंख्या है, कितना क्या, ये सब, ठीक है। तो कार्य भी उनके शासनकाल की जानकारी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विभिन्न इलाकों तथा क्षेत्रों का एक विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया था। यही जनगणना के द्वारा विभिन्न जो क्षेत्र है उसका एक विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाता है। तो उस समय भी ऐसा किया गया था, ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र में लोगों की संख्या, धर्म, जाति, व्यवसाय, शिक्षा के बारे में जानकारी ली गई। जनगणना कार्य प्रत्येक 10 वर्ष पर करने की व्यवस्था की गई और इस व्यवस्था का पालन भारत सरकार आज भी कर रही है, ठीक है। जनगणना का काम उन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें एक क्षेत्र, जो किसी क्षेत्र के विस्तृत ब्यौरे को तैयार किया जाता था। तो इसमें बता रहा है धर्म, जाति, व्यवसाय, शिक्षा के बारे में जानकारी ली जाती थी। 10 साल पे जनगणना होता था। आज भी भारत सरकार इसको पालन करता है। इसी तरीके से जनगणना होता है। पिछले वर्ष 2011 में भारत सरकार ने जनगणना करवाया था, फिर 2021 में हुआ, ठीक है। तो 10 साल बाद फिर होगा। तो 10 सालों में ये होता है। तो औपनिवेशिक काल के लोगों की व्यक्तिगत डायरियाँ जो है, व्यक्तिगत जो डायरियाँ होता है, पत्र होता है, संस्मरण होता है, आत्मकथाएं हैं आदि द्वारा भी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। कई सारे ऐसे विदेशी यात्री हैं तो वो भी कुछ लिखते थे, उनसे भी अपने को जानकारी मिलता है, ठीक है। आत्मकथा होता है, बहुत सारे लोगों की अपनी आत्मकथा होता है, उससे भी जानकारी मिलती है, ठीक है। नेताओं तथा सुधारकों ने विचार भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका जो विचार है वो भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इन्होंने भी इसके खिलाफ लिखा था, ठीक है। तो छपाई की सुविधा उपलब्ध होने के कारण लोगों तक इन विचारों को पहुंचाना आसान था। जब छपाई का यानी प्रेस की सुविधा उपलब्ध होने लगा तो उसके कारण लोगों तक अपने विचार को पहुँचाना काफ़ी आसान हो गया। कई लोगों की आत्मकथाएँ स्रोत का काम करती है। पुस्तकालय में रखी पुस्तकें, अखबार आदि भी जानकारी दिलाने में सहायक है, ठीक है। तो इतना था इसमें। ऊपर देखिए जो बोल रहा है ना कि जो नेता हैं, समाज सुधारक जो है वो भी लिखे थे। तो लिखा तो खाली लिखना नहीं, ठीक है, उसको छपाई होगा या तो अखबार में या तो बुक वगैरह, ठीक है। तो इसके द्वारा लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है। तो ऐसा होता था। तो प्रेस के माध्यम से ही लोगों तक उन्होंने विचार को पहुंचाया। कई लोगों की आत्मकथा, ये तो हो गया। पुस्तकालय में रखी पुस्तकें, अखबार आदि भी जानकारी दिलाने में सहायक है। पुस्तकालय में भी पुस्तक जो है, अखबार है, वो भी जानकारी दिलाने में सहायक है। राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय और सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय इसके प्रमुख उदाहरण। इन सभी जगहों पे पुस्तक है, अखबार है, तो उससे भी जानकारी मिलती है। प्राचीन तथा मध्यकाल के समान आधुनिक या औपनिवेशिक काल के स्रोतों द्वारा सरकारी तथा महत्वपूर्ण लोगों के विचारों, गतिविधियों तथा नीतियों की जानकारी मिलती है। यानी प्राचीन तथा मध्य के समान आधुनिक या फिर इसको औपनिवेशिक काल कहेंगे। तो इसके स्रोत द्वारा भी सरकारी तथा महत्वपूर्ण लोगों के विचारों, गतिविधियों तथा नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। उस समय का क्या गतिविधि था, क्या नीति था, परंतु इनसे जनसाधारण तथा शासित वर्ग की सोच, विचार या अनुभव को जानना कठिन है। यानी जो आम लोग थे उनके बारे में नहीं मिलता जानकारी इनसे।
लेकिन इनके सोच विचारों को तत्कालीन उपन्यासकार जो होते थे, कवि होते थे आदि की रचनाओं से जाना जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, गबन जैसी रचनाओं द्वारा आम व्यक्ति के जीवन, सोच एवं कार्यों की जानकारी दी है। ठीक है। यात्रियों के संस्मरणों से भी साधारण लोगों के बारे में जाना जा सकता है। सिनेमा, जो यात्री है ना, वो आते थे, वो भी लिखते थे। तो सिनेमा भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, क्योंकि इसमें समाज का चित्रण होता है। तत्कालीन समाचार पत्र, CID का जो रिपोर्ट है, और पत्र आधुनिक काल के इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। उसके बाद बोला कि आधुनिक काल में केवल भारतीय व्यवस्था, विचार और सिद्धांत में ही बदलाव नहीं हुए, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। ठीक है। आधुनिक काल में भारतीय व्यवस्था और विचार और सिद्धांत में ही बदलाव नहीं हुआ, भौगोलिक स्थिति में भी। जैसे 1947 के पूर्व पाकिस्तान व बांग्लादेश भारतीय क्षेत्र थे। ठीक है। 1947 से पहले की बात किया जाए तो पाकिस्तान व बांग्लादेश, ठीक है, पूर्व पाकिस्तान और बांग्लादेश भारतीय क्षेत्र थे। किंतु आज़ादी के बाद बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल को भारत से अलग कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। ठीक है। बलूचिस्तान हुआ, सिंध हुआ, पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल को भारत से अलग कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने एक लंबे संघर्ष के बाद अपने को पाकिस्तान से अलग कर लिया। उसके बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था वो भी पाकिस्तान से अलग हो गया 1971 में। ठीक है। अपने को पाकिस्तान से अलग कर लिया और बांग्लादेश नाम से एक पृथक देश बना। ठीक है। जो कि हम लोग जानते हैं बांग्लादेश। भारत में भी इस तरह के अनेक परिवर्तन हुए, जिससे नए राज्यों का निर्माण हुआ। भारत में भी खासकर जो राज्य है, जैसे कि बोल रहा है कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ब्रिटिश काल में बिहार तथा उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा है। ठीक है। उत्तराखंड हुआ और छत्तीसगढ़ हुआ। ब्रिटिश काल में बिहार तथा उड़ीसा बंगाल प्रांत के हिस्सा थे। प्रशासनिक कारणों से ब्रिटिश सरकार ने 1912 में इन दोनों को बंगाल से अलग कर दिया, यानी बिहार जो था और उड़ीसा था। ठीक है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का यहाँ पे बोल रहे अनेक परिवर्तन, जिससे नए राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का निर्माण हुआ। फिर बोल रहा ब्रिटिश काल में बिहार तथा उड़ीसा ये बंगाल का ही हिस्सा था, लेकिन उसको भी बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया। ठीक है। 1912 में इन दोनों को बंगाल से अलग कर दिया। 1936 में उड़ीसा को बिहार से फिर अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। दक्षिण बिहार के लोगों ने, अब बिहार अलग हो गया तो देखिए यहाँ पे दक्षिण बिहार के लोगों ने बिहार से अलग होने का लंबा संघर्ष किया। इस कारण 2000 में इस क्षेत्र को अलग कर झारखंड के नाम से एक अलग प्रांत बनाया गया। 2000 में झारखंड, 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया, 1912 में इन दोनों को अलग किया गया बंगाल से, बिहार और उड़ीसा को। ठीक है। तो ये था। तो इस पार्ट में इतना ही, बस नेक्स्ट पार्ट में आगे बात करते हैं। वीडियो को यहाँ पिन करते हैं। चैनल पर नया चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।